कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पिछले टर्न पे अपन लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, किसी भी नंबर के nth रूट के n वैल्यूज निकालना, उसकी जो nth रूट ऑफ यूनिटी उसकी ज्योमेट्री, उसकी छोटी मोटी अलजेब्रा, किसी भी नंबर के nth रूट की जो n वैल्यू निकालना, उसकी छोटी मोटी ज्योमेट्री, उसकी छोटी मोटी अलजेब्रा अपन ने करा है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत कुछ देखना बाकी है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है एक्चुअली। दिखने में शुरुआत में जब अलजेब्रा पढ़ लेते हैं ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो पढ़ने को ऐसा लगता मजा आ गया, चैप्टर ओवर, लेकिन नहीं, चैप्टर भी बहुत लंबा है। आज हम वापस से बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री बिल्कुल ऐसे हाथ मिला के चलते हैं, हर जगह अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों लगते हैं। आज वापस से एक बार हम ज्योमेट्री पर जाएंगे और ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी चीजें देखेंगे, आप थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए वापस से हम लोग एक बार ज्योमेट्री की ओर जाने जा रहे हैं। अब मैं लिखना चाहता हूं सर्किल विद सेंटर Z1 एंड रेडियस R। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर Z1 हो जाए और रेडियस R हो जाए, इस सर्किल की इक्वेशन Z माइनस Z1 इक्वल टू R हो जाएगी। ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि सर्किल ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिनकी दूरी Z1 से हमेशा R होगी। तो Z माइनस Z1 की वैल्यू कितनी आ गई? R। तो सर्किल विद सेंटर Z1 एंड रेडियस R ये निकल के आ गया। इसी सर्किल को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसी सर्किल की इक्वेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आइए उन तरीकों पर गौर करें। इसी सर्किल को आप डायमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे गुरुजी डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? आपको पता ही है, फिर भी आप ऐसे ही मेरे मजे ले रहे हैं। मान लीजिए सर्किल के डायामीटर का एक एंड पॉइंट Z1 है, सर्किल के डायामीटर का दूसरा एंड पॉइंट Z2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सर्किल पर कोई भी पॉइंट Z है तो पाइथागोरस थ्योरम तो होगी और ये एंगल 90 डिग्री आएगा। तो यानी मैं लिख सकता हूं Z माइनस Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। अरे वाह, का स्क्वायर तो रह गया। ये देखिए डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल है। ये एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट Z1 और Z2 है। ये कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है? पाइथागोरस थ्योरम लिखी हुई है। क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्किल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का स्क्वायर कितना आएगा? Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। आइए सर्किल को लिखने के और तरीके बताऊं। ये इसको हम ऐसे 1 2 फॉर्म 1 फॉर्म 2 फॉर्म 3 ना, यहां देखो Z माइनस Z1 का मॉड R के बराबर है। मॉड दिखे स्क्वायर करो। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूं, ध्यान से आंखों से देखें, फिर आंखों से देखेंगे और कैसे देखेंगे, तो Z माइनस Z1 का मॉड का स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख दूंगा Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, ये R स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी यहां से आ जाएगा Z माइनस Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, ये R स्क्वायर के बराबर आ गया। ये देखिए, तो Z माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, ये R स्क्वायर के बराबर आ गया। कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा Z कॉन्जुगेट। ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी, गजब की बात बताने जा रहा हूं। Z इंटू Z कॉन्जुगेट, फिर Z1 Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट, Z1 Z कॉन्जुगेट, फिर Z इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z1 कॉन्जुगेट माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए सर्किल की इक्वेशन कुछ आ गई है। इसको हम लिख सकते हैं ZZ कॉन्जुगेट प्लस Z इंटू माइनस Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z कॉन्जुगेट इंटू माइनस Z1 प्लस Z1 Z1 कॉन्जुगेट माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको हल्का सा रीअरेंज किया है। कुछ नहीं किया, उसको हल्का सा रीअरेंज किया है। ओके, अब सब बच्चे देखेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए ध्यान से, ZZ कॉन्जुगेट और ये ऐसा लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए माइनस Z1 को मैं अल्फा कह देता हूं। क्या कह देता हूं? अल्फा। और ये देखो, ये वाली जो लास्ट में चीज लिखी हुई है Z1 Z1 कॉन्जुगेट माइनस R स्क्वायर, ये बेसिकली बराबर है मॉड Z1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज प्योरली रियल है, क्योंकि मॉड Z1 का स्क्वायर भी प्योरली रियल होगा, R स्क्वायर भी प्योरली। बहुत गुरुजी, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रो कह देता हूं। रोना नहीं है, इसका नाम है रो। और माइनस Z1 को अल्फा कह दिया।
तो ये आ जाएगा जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड अल्फा कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट अल्फा प्लस रो इक्वल टू 0। यही कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इन आर्गेंड प्लेन। कोई भी इक्वेशन अगर ऐसी दिखाई पड़ रही है जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड अल्फा कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट अल्फा प्लस रो इक्वल टू 0, तो वो सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी इक्वेशन अगर ऐसी दिखाई पड़ रही है जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड अल्फा कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट अल्फा प्लस रो इक्वल टू 0, तो वह सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी इक्वेशन अगर ऐसी दिखाई पड़ रही है तो सर्किल को रिप्रेजेंट करी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब सवाल उठता है कि गुरुजी अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसको देखते ही, इसको निहारते ही, घूरते ही, ताड़ते ही, अवलोकन करते ही हमको इसका सेंटर और रेडियस पता हो जाना चाहिए। तो कोई खास बात नहीं है, ध्यान देखें ये यहां से डिराइव्ड है। इसका सेंटर कितना है Z1 और Z1 कितना है माइनस अल्फा के बराबर, यानी देखते ही आप कह देंगे सेंटर इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ Z कॉन्जुगेट। ये रट लो आप, सेंटर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ Z कॉन्जुगेट। देखो बेसिकली Z1 किसके बराबर है, Z1 माइनस अल्फा के बराबर है। आपकी आंखें तो तेज हैं, इतनी 1000 किलोमीटर से यहां तक देख रहे हो आप। तो Z1 किसके बराबर है, Z1 माइनस अल्फा के बराबर है। अगर Z1 माइनस अल्फा के बराबर है तो सेंटर माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ Z कॉन्जुगेट हो गया। इसको देखते ही दिखना चाहिए रेडियस, इसको देखते ही दिखना चाहिए रेडियस। जैसे ही देखे खट से रेडियस दिखे। अच्छा रेडियस R के बराबर है। अब देखो यहां से देखो मॉड Z1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर रो के बराबर है, तो R स्क्वायर को इधर ले आओ, रो को इधर ले आओ, तो R की वैल्यू हो गई रूट मॉड Z1 स्क्वायर माइनस रो, यानी भैया रेडियस के लिख सकते हो रूट। अब मॉड Z1 स्क्वायर है तो कोफिशिएंट ऑफ Z कॉन्जुगेट ले लो, कोफिशिएंट ऑफ Z कॉन्जुगेट के मॉड का स्क्वायर माइनस रो, या इसको चाहो तो कोफिशिएंट ऑफ Z का स्क्वायर माइनस रो, क्योंकि इसमें क्या है Z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट अल्फा है और Z का कोफिशिएंट अल्फा कॉन्जुगेट है। अब लेकिन मॉडुलस वैल्यू तो दोनों की सेम ही होती है, तो किसी भी एक के कोफिशिएंट के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस रो आपको दे देगा रेडियस। कॉपी करें और आगे बढ़ेंगे, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। कॉपी करिए। सर्किल की 3 इक्वेशन देख ली मैंने, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब थोड़ा और ध्यान देंगे सर्किल की और इक्वेशंस पर। चलिए अभी सर्किल की इक्वेशन खत्म नहीं हुई है। हाँ अब चौथी इक्वेशन मैं बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं। सर्किल की इक्वेशन आर्ग्यूमेंट से भी लिखी जा सकती है। थोड़ा ध्यान देंगे जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस पर, कि सर्किल की इक्वेशन आर्ग्यूमेंट से कैसे लिखी जा सकती है। अच्छा अब जरा सा बच्चे ध्यान देंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन पर, थोड़ा सा चुन्नू सा ध्यान देंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन पर। आइए आपको एंगल लिखना बताऊं, और एंगल लिखना और कंसेप्ट ऑफ रोटेशन की हम बात करेंगे। ऑल दो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन आपको ऑलरेडी पता ही है। ई की पावर आयोटा थीटा रोटेटिंग एलिमेंट होता है। ई की पावर आयोटा थीटा रोटेटिंग एलिमेंट होता है। अगर आप किसी भी चीज को थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, अगर किसी भी चीज को आप ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा, ये हम जानते हैं। ओके अब सब बच्चे जरा ध्यान देंगे। मान लीजिए यहां पर Z1 है, यहां पर Z2 है, यहां पर Z3 है और यहां पर Z4 है, ये लीजिए, और ये बीच का एंगल थीटा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सब कुछ वेक्टर की तरह चलता है। इस वेक्टर को गलत बना दिया गुरुजी, इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये वाला वेक्टर मिलेगा, इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये वाला वेक्टर मिलेगा। इस चीज को हम ऐसे लिखते थे कि जो नीचे वाला वेक्टर है Z3 माइनस Z4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z4, इसको ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा Z1 माइनस Z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2। क्यों हम यूनिट वेक्टर इसलिए बना लेते थे, तो सब सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है आपको, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूं ताकि समझ में आए। यूनिट वेक्टर इसलिए बना लेते थे क्योंकि जरूरी नहीं कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो,
अब जो मैं कहूंगा उसको सुनेंगे सब बच्चे। z1 माइनस z2 को इधर ले आए तो z1 माइनस z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z3 माइनस z4 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ये हो जाएगा z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4। अब जो मैं कहूंगा उस पर ध्यान देंगे सब बच्चे। देखिए आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दिक्कत बस यही है एक्चुअली। ये प्योरली रियल संख्या है, ये कोई ना कोई प्योरली रियल नंबर होगा, इसको आर कह दो। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ z3 माइनस z4, कोई ना कोई रियल संख्या आर कह दो। आर कह दिया तो आर कहने से आपको क्या मिला? आपको मिला कि z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4, ये आर ई की पावर आयोटा थीटा है, जहां पर आर बेसिकली इसके बराबर है। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो z1 माइनस z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z3 माइनस z4 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 माइनस z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z3 माइनस z4 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हुआ। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है? आर, वो तो खैर बात की बात है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना है? आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 इज थीटा। ये कोई नई बात नहीं लिखी गुरुजी, तो हमको पहले ही पता है, लेकिन अब इसको नए नजरिए से देखना है। अगर कभी आपके आंखों के सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनेंगे, कि नीचे वाले वेक्टर को z3 माइनस z4, अब z3 माइनस z4 की डायरेक्शन किधर से किधर है? z4 से z3 की ओर। और z1 माइनस z2 की डायरेक्शन किधर से किधर है? z2 से z1 की ओर। घटाते हैं कैसे अपन? फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन डायरेक्शन किधर से किधर होती है? इनिशियल से फाइनल की ओर। घटाते कैसे हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की ओर। अब मैं समझाने जा रहा हूं रंग बिरंगी चीजों से। ये नीचे वाले वेक्टर की डायरेक्शन है z4 से z3 की ओर, और ऊपर वाले वेक्टर की डायरेक्शन है z2 से z1 की ओर। नीचे वाले वेक्टर की डायरेक्शन है z4 से z3 की ओर, और ऊपर वाले वेक्टर की डायरेक्शन है z2 से z1 की ओर। ये आ गया। इसको पढ़ना सीखो। ये कहता है कि नीचे वाले वेक्टर को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो ऊपर वाला वेक्टर मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप इसको ऐसे लिख दो, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब सिंपल सा समझिए कि नीचे वाले वेक्टर को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ऊपर वाला वेक्टर मिलता है। इसको पढ़ना सीखो, इसको पढ़ना सीखो। आर्ग्यूमेंट z3 माइनस, नीचे जो नीचे होगा डिनोमिनेटर में होगा वो इनिशियल वेक्टर होगा, और उसको थीटा एंगल से घुमाने पर आपको फाइनल वेक्टर मिलेगा। ये इसको पढ़ना सीखो, ये इंपॉर्टेंट चीज। कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए, इसका मतलब नीचे वाला जो वेक्टर है वो थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, वैसे भी देखो, अगर नीचे से यू घुमाओ तो ऑटोमेटिकली वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर नीचे से यू घुमाओ तो ऑटोमेटिकली वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो कुल मिला के ये चीज कहती है कि नीचे वाले वेक्टर को थीटा एंगल से घुमाने पर ऊपर वाला वेक्टर मिलता है। ये हो गई इसकी रीडिंग। एक बार फिर बता देता हूं, यहां से इसको डिराइव किया है, लेकिन आप इंडिविजुअल इसकी रीडिंग समझो, आप इंडिविजुअल इसकी रीडिंग समझो। आप ये क्या कहना चाहता है? नीचे वाले वेक्टर को थीटा एंगल से घुमाने पर ऊपर वाला वेक्टर मिलेगा, नीचे वाले वेक्टर को थीटा एंगल से घुमाने पर ऊपर वाला वेक्टर मिलेगा, ये कहता है। अब आप बोलो गुरुजी इसका क्या काम है? अरे भैया, इसकी मदद से तो हम स्ट्रेट लाइन सर्किल लिख सकते हैं। कैसे? देखिए इधर। अब सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। मान लीजिए मैं आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू π/2 कह दूं आपको। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और यहीं पर मैं आपके नेत्रों के सामने, नयनों के सामने, लोचनों के सामने, चक्षुओं के सामने, आंखों के सामने ऐसा लिख दूं, z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू माइनस π/2। अब जरा ध्यान देंगे जो बात मैं कहने जा रहा हूं। ये सर्किल का एक डायमेट्रिक एंड पॉइंट z1 है और सर्किल का दूसरा डायमेट्रिक एंड पॉइंट z2 है, ठीक है। आर्गुमेंट के अंदर वाली चीज कभी जीरो नहीं जाएगी, तो ना तो कभी z1 शामिल होगा और ना कभी z2 शामिल होगा। आर्गुमेंट का यूं समझ ले डोमेन टाइप, आप समझे कि आर्गुमेंट के अंदर वाली क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं जाती है, ऐसा समझे। तो z1 z2 कभी होंगे ही नहीं,
अब इसकी रीडिंग समझिए, z माइनस Z2 को π/2 से घुमाने पर z माइनस Z1 मिलना चाहिए। z माइनस Z2 को एंटी क्लॉकवाइज π/2 घुमाने पर z माइनस Z1 मिलना चाहिए। तो आइए वेक्टर बना के देखें कहां पर ऐसा हो रहा है। अगर यहां पर कोई वेक्टर मैं z ले लूं तो यह बनेगा z माइनस Z2 और यह बनेगा z माइनस Z1। हाँ, ये मेरा वेक्टर z है। अब देखो z माइनस Z2 को यहां तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है, लेकिन अगर नीचे की ओर मैं लेता हूं, ये देखिए, अब की बार देखिए z माइनस Z2 को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमाने पर z माइनस Z1 मिल रहा है। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है लोअर सेमी सर्किल। ये पूरा सेमी सर्किल नहीं रिप्रेजेंट करती, ये सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ सेमी सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ सेमी सर्किल पर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z लेंगे तो देखो z माइनस Z2 वेक्टर, z माइनस Z2 वेक्टर का डायरेक्शन किधर से किधर है, Z2 से Z की ओर, Z2 से Z की ओर। तो Z2 से Z की ओर वाले वेक्टर को अगर 90 डिग्री से घुमा देंगे तो Z से Z1 वाला वेक्टर मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और यह चीज रिप्रेजेंट करेगी अपर पार्ट ऑफ सेमी सर्किल। ध्यान देना, दोनों में से कोई भी पूरा सर्किल नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर देखिए z माइनस Z2 को माइनस π/2 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी π/2 क्लॉकवाइज घुमाना है, माइनस π/2 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी π/2 क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी z माइनस Z2 को क्लॉकवाइज π/2 रोटेट करने से z माइनस Z1 मिल रहा है। तो ये दोनों ही किसकी इक्वेशन है, ये दोनों ही सेमी सर्किल की इक्वेशन है, दोनों ही सेमी सर्किल की इक्वेशन है। आईआईटी के अंदर एक बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, आईआईटी के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, आर्ग्यूमेंट z माइनस Z1 z माइनस Z2 प्लस माइनस π/2। इसके अंदर प्लस माइनस π/2, यानी उन्होंने बोला कि प्लस π/2 भी चलेगा माइनस π/2 चलेगा। रिप्रेजेंट्स सर्किल। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, यह बेचारा भी पूरा सर्किल नहीं दे पाएगा। अब आप बोलोगे गुरुजी क्या गलती हो गई इससे, Z1 और Z2 इसमें शामिल नहीं होंगे, अभी भी Z1 और Z2 इसमें अभी भी शामिल नहीं होंगे, तो ये पूरा सर्किल नहीं देगा, ये ऊपर का सर्किल प्लस नीचे का सर्किल मिलके देगा, लेकिन ये कंप्लीट सर्किल अभी भी नहीं दे पाएगा। एक्चुअली आर्गुमेंट में कंप्लीटनेस आती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट के अंदर वाली चीज जीरो नहीं जा सकती। तो ध्यान देना, सर्किल लिखने का आज आपको एक और तरीका पता लगा है, बिल्कुल दिमाग झंझना रहा होगा। आर्ग्यूमेंट z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 इक्वल टू π/2, यह आपको देता है एक सेमी सर्किल, एक पार्ट। वो डिपेंड करता है Z1 Z2 आपने कैसे प्लॉट किए हैं। इस केस में ये लोअर पार्ट ऑफ सेमी सर्किल दे रहा है, और आर्ग्यूमेंट z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 आपको अपर पार्ट ऑफ सेमी सर्किल दे रहा है। यहां पर अगर आप π/2 ना भी लें, या कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो ज्योमेट्री से हमारी डीलिंग चल रही है और ज्योमेट्री से हम खेल रहे हैं बढ़िया से, तो आर्ग्यूमेंट का मतलब समझा दिया। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी चीज और देखो, वैसे तो मैं जानता हूं आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी छोटी सी चीज और देखो, पांचवी, अगर आर्ग्यूमेंट z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 को थीटा लिख दिया जाए, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये भी रिप्रेजेंट करेगा आर्क ऑफ सर्किल। कैसी आर्क, वो देखते हैं। ये सर्किल के अंदर आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर सर्किल मान लो आप लोगों, सर्किल के अंदर अब की बार Z1 Z2 अगर थीटा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस π/2 है, तो Z1 Z2 डायमीटर नहीं बनेंगे। यहां पर कोई एक पॉइंट आ जाएगा Z1 और यहां पर एक कोई पॉइंट आ जाएगा Z2। ये लीजिए, एक पॉइंट Z1, एक पॉइंट Z2, और वापस से यहां पर देखिए Z माइनस Z2 को थीटा एंगल से
और रोटेट करने पर, बल्कि ऊपर की ओर बनाना चाहिए क्या? तो तेरी पूरे गायब हो गया। हाँ, तो ये समझिए आर्क देगा यहां पर Z1 और यहां पर Z2, और इस पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z ले लें अपन, Z, और ये हो गया Z माइनस Z2 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से थीटा मिल जाता है, ये थीटा एंगल से रोटेट करने से Z माइनस Z1 मिल जाता है। अगर थीटा प्लस माइनस π/2 होगा तो सेमी सर्किल देगा, वरना माइनर आर्क देगा, ये मेजर आर्क देगा अगर थीटा एक्यूट होगा तो यहां पर ध्यान रखें, इफ थीटा इक्वल टू प्लस माइनस π/2 देन सेमी सर्किल। अगर थीटा एक्यूट तो ये उस केस में मेजर आर्क देगा, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज तो उस केस में माइनर आर्क देगा। ये ध्यान रखें, ये तो आप खैर समझ गए होंगे, क्योंकि जो मेजर आर्क होता है, मेजर का मतलब बड़ा वाला आर्क, उसको मेजर आर्क कहते हैं, और छोटा वाला आर्क माइनर आर्क होता है। मेजर आर्क का एंगल एक्यूट होता है और माइनर आर्क का एंगल ऑब्ट्यूज होता है। तो थीटा अगर प्लस माइनस π/2 होगा तो डॉट आपको सेमी सर्किल मिलेगा, अगर थीटा एक्यूट होगा तो आपको मेजर आर्क मिलेगा, बड़ा वाला आर्क मिलेगा, और थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो आपको माइनर आर्क मिलेगा, छोटा वाला आर्क मिलेगा। यानी आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू कुछ भी गिवन है तो आपको सर्किल मिलना तय है। कॉपी करिए। आर्गुमेंट की बात चली, छोटी छोटी आर्गुमेंट की, यानी आर्गुमेंट से हम सर्किल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर छोटी सी बात मैं और बताऊंगा आगे बढ़ने के पहले। यहां पर जो सेंटर और रेडियस, ये स्टैंडर्ड सर्किल में सेंटर और रेडियस निकाला गया है, ये इस एजम्पशन से निकाला गया है कि ZZ कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट 1 है। ये ध्यान रखना है, ये जैसे अपना जो 2D में सर्किल होता है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस c इक्वल 0, तो उसके अंदर भी जो सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, रेडियस होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी। वो दोनों कब वैलिड होता है? जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। तो यहां पर बिल्कुल ये सेंटर रेडियस ओनली व्हेन कोफिशिएंट ऑफ ZZ कॉन्जुगेट इज 1। अगर ZZ कॉन्जुगेट को 2 या 3 किसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अंडरस्टूड की बात है। ओके, ये एक छोटी सी बात हो गई, नोट कर लो, खास बात नहीं है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो ज्योमेट्री का खेल शुरू ही हुआ है। तो 5th ज्योमेट्री भी मैंने समझा दी, आइए 6th ज्योमेट्रिकल पॉइंट पर आए। इसमें ज्योमेट्री है एक्चुअली अच्छी खासी। चलिए 6th ज्योमेट्रिकल पॉइंट पर आ जाए। सर्किल की इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे थे, आइए उस सर्किल की इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन लें और उससे 6th ज्योमेट्रिकल पॉइंट समझें। इस क्वेश्चन के जरिए ही हम 6th ज्योमेट्रिकल पॉइंट को भी समझेंगे। और यहां पर जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत बढ़िया। तो भाई कहां तक हमको गाड़ी पहुंच गई है? 6 7 8 8 हो गया था, 9, तो 9, यस 9th क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ये राज जो है मेरी बात सुनता नहीं है, ये क्या इसमें ईयर नहीं डालता है, कोई बात नहीं। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल याद नहीं होगा, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल याद नहीं होगा, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल पता नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे एक्चुअली। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है? लेट अल्फा बीटा बी फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा बीटा फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, मतलब Z कोई जनरल पॉइंट हो गया, Z माइनस अल्फा के मॉड का स्क्वायर प्लस Z माइनस बीटा के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू K। क्या क्या बोलता है? फाइंड आउट द लिमिट्स फॉर K सच दैट द लोकस ऑफ Z इज अ सर्किल, फाइंड ऑल्सो द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। अब लिमिट्स ऑफ K की बात चल रही है, तो यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे यहां पर। देखो, रेडियस रियल नंबर ही होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम आर्गेंट प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्किल बना रहे हैं, इसका रेडियस इमेजिनरी हो सकता है। नहीं, रेडियस एक लेंथ है।
अब वो लंबाई चाहे आर्गेंट प्लेन में हो चाहे किसी प्लेन में हो, रियल ही होनी चाहिए। ये ध्यान देना है, यहां पर लिख रहा हूं इसलिए धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, एक साथ सारी बातें नहीं लेके आ रहा हूं। रेडियस रियल नंबर ही होना चाहिए। ध्यान रखना कि रेडियस मस्ट बी अ रियल नंबर। इसका मतलब आप यूं कहेंगे कि सर्किल ओनली एग्जिस्ट इफ इसका रूट डिफाइन हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ z कॉन्जुगेट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो आपको पॉइंट सर्किल मिलेगा, और ये ग्रेटर देन 0 होगा तो कुछ रेडियस का सर्किल मिल जाएगा। लेकिन सर्किल एग्जिस्ट ही तब करेगा जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो। रेडियस एक उसका सेंटर इमेजिनरी हो सकता है, सेंटर में भी आयोटा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। आर्गेंट प्लेन में बनाओगे तो 1 प्लस आयोटा होगा, यानी 1,1 को भी 1 प्लस आयोटा लिखोगे आप, और कार्टेशियन प्लेन में बनाओगे 1,1 लिखोगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट तो आपके ऊपर है। उस पॉइंट को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करो तो आई कैप प्लस जे कैप। कार्टेशियन प्लेन में 1,1, आर्गेंट प्लेन में 1 प्लस आयोटा। रिप्रेजेंटेशन तो आपके ऊपर है, आप कौन सा सिस्टम यूज करना चाहते हैं, वेक्टोरियल सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, आर्गेंट प्लेन सिस्टम, वो आपके ऊपर है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन कोई भी हो, लेंथ थोड़ी इमेजिनरी आ जाएगी। अरे लेंथ तो लेंथ है, चाहे वेक्टोरियल प्लेन में लेंथ निकालो, चाहे आर्गेंट प्लेन में वही लेंथ निकालो, चाहे, समझो बात को। जो ज्योमेट्रिकल चीजें हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और एंगल, 4 ज्योमेट्रिकल चीजें होती हैं। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और एंगल, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता। वैसे ही ये सर्किल तभी एग्जिस्ट करेगा जब रेडियस उसका रियल नंबर होगा, यानी मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z कॉन्जुगेट। अब चाहे z कॉन्जुगेट ले लें चाहे z ले लें, डजंट मैटर, इसका मॉडुलस स्क्वायर माइनस रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 होगा, चलो पॉइंट सर्किल मिल गया, रेडियस 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 हो गया तो भाई थोड़ा सर्किल मिल गया, और लेस देन 0 हो गया नॉनसेंस, नो लोकस। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में बना रहे तो लेंथ ही इमेजिनरी हो जा रही है, ऐसा नहीं करना है। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दे हैव टू बी रियल एंड पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा चलिए, लेट अल्फा बीटा बी फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। एक तो हमको k की वैल्यू निकालनी है ताकि ये चीज सर्किल दे, और दूसरा उसका सेंटर और रेडियस भी निकालना है। तो काफी सारी चीजें हमको निकालनी है यहां पर। तो आइए उन सारी की सारी चीजों को एक एक करके हम लोग फाइंड आउट करें। एक मिनट रुक जाइए, ये कहता है इसमें सॉफ्टवेयर में ग्लिच है, पेज शिफ्टिंग करते ही ना उसका एक्चुअल वो खो देता है। चलिए, ये 6th ज्योमेट्री है, इसको ज्योमेट्री की तरह याद रखना है कि ये चीज भी सर्किल दे सकती है। आइए खेलें इसके साथ। z माइनस अल्फा के मॉड का स्क्वायर प्लस z माइनस बीटा के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू k। मॉड का स्क्वायर दिखे तो z माइनस अल्फा इंटू z माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, और यही करते हैं यहाँ पर अपन। और यहाँ पर z माइनस बीटा इंटू z कॉन्जुगेट माइनस बीटा कॉन्जुगेट के खोल दीजिए तो z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा z कॉन्जुगेट है ना, प्लस क्यों माइनस आएगा ना, ध्यान देंगे। z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा z कॉन्जुगेट माइनस z अल्फा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट। यहां पर भी z कॉन्जुगेट माइनस बीटा z कॉन्जुगेट माइनस z बीटा कॉन्जुगेट प्लस बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस k इक्वल टू 0। तो यहां से 2 टाइम्स z कॉन्जुगेट प्लस z कॉन्जुगेट के अंदर आ गया माइनस अल्फा माइनस बीटा, प्लस z के अंदर आ गया माइनस अल्फा कॉन्जुगेट माइनस बीटा कॉन्जुगेट, प्लस कांस्टेंट टर्म आ गया मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, रीअरेंज किया है। z कॉन्जुगेट 2 बार आ गया तो यहां ले लिया, z कॉन्जुगेट को कॉमन ले लिया माइनस अल्फा माइनस बीटा, z को कॉमन ले लिया माइनस अल्फा कॉन्जुगेट माइनस बीटा, और ये 2 से डिवाइड करना नहीं भूलना है, क्योंकि जो आपने सर्किल पढ़ा है उसमें जो सेंटर और रेडियस का रिजल्ट है वो तभी वैलिड है जब z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट 1 होगा। तो यहां से ये चीज निकल के आ जाएगी मेरे बच्चे, z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस z इंटू माइनस अल्फा कॉन्जुगेट माइनस बीटा कॉन्जुगेट बाई 2 प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर मॉड बीटा का स्क्वायर
माइनस के बाई टू इक्वल टू 0। ये आ गया निकल के, डिश 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 डिश। चलिए ऑब्वियस सी बात है, कंपेयर करिए, सर्किल को रिप्रेजेंट करता है ये सभी। हम के की लिमिट निकालेंगे, सर्किल को रिप्रेजेंट करता है ये चीज, सर्किल विद सेंटर। सेंटर क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, सेंटर यकीन नहीं होता अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही आ जाता है। आइए रेडियस निकालने। अच्छा कब सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, विल गिव सर्किल। अच्छा पहले रेडियस लिख लेते हैं फिर उसको रियल कर लेंगे, वो कैसे भी कर लो एक ही बात है। और यहां पर रेडियस की बात करें तो रेडियस अगर आप बात करें तो रूट ऑफ क्या निकल के आता है, चाहे जेड कॉन्जुगेट के कोफिशिएंट ले लो, चाहे जेड का कोफिशिएंट ले लो, जेड डजंट मैटर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस रो 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 रो। तो रो कितना आ गया, मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड बीटा स्क्वायर माइनस के बाई 2। ये निकल के आता है हमारे पास। ठीक है, अब अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आइए अंदर वाली क्वांटिटी को थोड़ा घूरें। यहां पर इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर माइनस के बाई 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर अ रियल, फॉर अ सर्किल टू एग्जिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि सर्किल एग्जिस्ट करे तो ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। चलो यहां से रेंज निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट प्लस बीटा कॉन्जुगेट माइनस 2 मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 2 मॉड बीटा स्क्वायर प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो कट गया, यहां पर ये चीज निकल के आ गई। यहां पर आ जाएगा अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट प्लस बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस 2 मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 2 मॉड बीटा स्क्वायर प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबको उस साइड ले जाओ तो के ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर देखिए यहां पर कुछ चीजें कट रही हैं, काट दीजिए। अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट एक मॉड से कट जाएगा, बीटा बीटा कॉन्जुगेट भी एक मॉड से कट जाएगा। यहां पर फाइनली आपके पास ये चीज निकल के आएगी मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड बीटा स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट। ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास ऐसा निकल के आ गया। यहां से हम लिख सकते हैं के ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट। आइए देखें कुछ बेनिफिट होता है क्या। इन दोनों में से अल्फा कॉन्जुगेट कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में से अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, इन दोनों में से माइनस बीटा कॉन्जुगेट कॉमन ले लीजिए तो अल्फा माइनस बीटा। अरे वाह, के ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस बीटा कॉन्जुगेट, यानी के ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो क्या निकल के आ गया, मॉड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये चीज सर्किल तब रिप्रेजेंट करेगी जबकि मॉड अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, और रेडियस ये निकल के आएगा और सेंटर ये निकल के आएगा। और ये क्वेश्चन हम तभी कर पाए जब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल याद होगा। तो आप देखते ही समझ जाएंगे, उत्तेरी जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट समथिंग प्लस जेड समथिंग प्लस समथिंग, ये तो सर्किल दे रहा है। कॉपी करिए। एक छोटी सी कैलकुलेशन हमने एरर कर दी है, यहां पर वो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 के लगाना भूल गए इनको, अरे ध्यान नहीं गया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 के आएगा। तो लास्ट में जो है ये छोटा सा इसको ठीक कर ले कि ये आ जाता है, वो ध्यान नहीं रहा मेरे को, कि ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2 रह गया। कॉपी कर ले। आइए सर्किल की इक्वेशन को अपन ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, आइए और एक्सप्लोर करें। अभी तो हमने ज्योमेट्री से खेलना शुरू किया है, ये सारी चीजें अपन को याद होनी चाहिए। सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड अल्फा कॉन्जुगेट प्लस रो इक्वल टू 0, ये हमारी सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मैं निकालना चाहता हूं
लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, मैं निकालना चाहता हूं लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। भाई ये सर्किल कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगा, और ये सर्किल कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को काटेगा, तो मैं आई वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। भैया एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस को जहां पर भी काट रहा है, तो एक तो मैं लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं। अब जो मैं कहूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे, कैसे खेल रहा हूं मैं ज्योमेट्री से, खेल देखेंगे, खेल। अच्छा, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं, तो एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जहां पर भी ये सर्किल z किसके बराबर है, x प्लस आयोटा वाई के बराबर है, पर जहां पर भी ये सर्किल एक्स एक्सिस को काटेगा, वेयर एवर सर्किल कट्स एक्स एक्सिस, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी z की वैल्यू खुद x हो जाएगी। रख दीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस एक्स अल्फा कॉन्जुगेट प्लस रो इक्वल टू 0। z की जगह x रख दिया, यानी एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट एक्स प्लस रो इक्वल टू 0। ये निकल के आ गया। अब समझिए, अगर ये वाला पॉइंट x1, 0 है और ये वाला पॉइंट x2, 0 है, तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन x2 माइनस x1। इस लेंथ में मैं इंटरेस्टेड हूं, जो कि बन जाएगा रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। यहां से अंधा बच्चा चीख रहा है गुरु जी, x1 प्लस x2 माइनस b बाई ए a1 है, और x1 x2 रो, तो यानी लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट और कुछ नहीं हुई, अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस 4। ये लीजिए, ये आ गई लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। इसने एक्स एक्सिस को कहां कहां काटा, मतलब जहां जहां काटा वो लेंथ, अल्फा प्लस अक्सर आ जाता है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट निकाल दीजिए। यहीं पर अगर मैं पूछूं, यहीं पर मैं निकालना चाहता हूं लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, आपका प्रचुर मात्रा में बुद्धि है। सो मैं बोलूंगा वेयर एवर कट्स वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, यानी z आयोटा वाई हो गया। जहां पर भी ये सर्किल वाई एक्सिस को कट करेगा, वहां पर रियल पार्ट होगा ही नहीं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, y2 कह दो, और इसको कह दो 0, y1, एंड आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन y2 माइनस y1 का मॉड। खैर, z को आयोटा y रख दें, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, देखिए सर्किल की इक्वेशन में रखना है, तो जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट जेड प्लस रो इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, जेड को आयोटा वाई रख दिया, कुछ नहीं किया मैंने, मैं वैसे भी कुछ ज्यादा करने था नहीं। ये लीजिए, जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट जेड प्लस रो इक्वल टू 0। बहुत सही, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से अगर आप वाई को कॉमन ले लेंगे तो माइनस आयोटा अल्फा और प्लस अल्फा कॉन्जुगेट आयोटा प्लस रो इक्वल टू 0, ये निकल के आ जाएगा। बड़ा ही भयानक है, भयावह, मतलब देख के डर सा लग जाता है, भगवान जाने ऐसी ऐसी चीजें क्यों बना दी गई हैं। तो ये बन जाएगा -4 y1 y2। यहां पर y में क्लियरली क्वालिटिक दिख रही है, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू माइनस b बाई ए, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस b बाई ए तो 1 ही हो गया, और y1 y2 सी वाई ए रो, तो यहां पर निकल के आ जाएगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस 4 रो। आयोटा स्क्वायर अगर बाहर निकाल लेंगे तो ये माइनस अल्फा कॉन्जुगेट -4 रो, ये निकल के आता है। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी अभी तो बड़ा चिल्ला रहे थे कि लेंथ तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेंथ इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी इमेजिनरी नहीं हो सकती, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ भी ले लो तुम।
लेकिन यहां तो आगे माइनस साइन लगा है। नहीं, ध्यान से सोचो, आपके पास दिमाग है। अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी होगी, उसके अंदर एक आयोटा होगा, तो वो आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा और वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके इस पूरे को हमेशा पॉजिटिव बना देगा। कॉपी कर लीजिए। सर्किल से काफी सारा खेल लिए, सर्किल के इक्वेशन देख लिए, इंटरसेप्ट देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। अभी और बातें करेंगे सर्किल में दोबारा से। आइए 8th ज्योमेट्रिकल पॉइंट की बात करें। अब थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को देख लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन है और लाइन पर 2 पॉइंट पता है। लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 है और लाइन पर दूसरा पॉइंट x2 y2 है। लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 है और लाइन पर दूसरा पॉइंट x2 y2 है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बहुत जोर से इच्छा उमड़ रही है कि लाइन की इक्वेशन निकाल दे। अच्छा, लाइन की इक्वेशन निकालने के साथ साथ यहीं पर मैं एक छोटी सी बात पहले आपको बता देता हूं। कोई भी इक्वेशन होती है तो वह इक्वेशन एक तो कार्टेशियन फॉर्म में होगी। कार्टेशियन फॉर्म मतलब अपना वही, इसको 9th पॉइंट कह लीजिए, 9th पॉइंट बल्कि पहले बता देता हूं। कोई भी इक्वेशन होगी कार्टेशियन फॉर्म में होगी। या सर्किल की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, या फिर वह सर्किल की इक्वेशन आर्गेंड प्लेन में होगी। अगर आर्गेंड प्लेन में इक्वेशन है तो आर्गेंड प्लेन में इक्वेशन कैसी दिखेगी? जड़ कॉन्जुगेट एंड सो ऑन, ऐसी दिखी बर्बाद सी। आर्गेंड प्लेन की इक्वेशन को आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली z को x + i/y रख दीजिए। कोई भी अगर आर्गेंड प्लेन में इक्वेशन दे रखी है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, लोकस को इंटरप्रेट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को 2D में कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते थे, है ना, कार्टेशियन प्लेन में ले आते थे। और कॉम्प्लेक्स में कोई भी इक्वेशन है, अगर उसको 2D में कन्वर्ट करना है तो z को x + i/y रख दो। अब मैं आपको एक जादुई तरीका बताऊंगा, मत जादू तो खैर क्या है, ऐसा ही है। कार्टेशियन फॉर्म से आर्गेंड प्लेन में अगर कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म से आर्गेंड प्लेन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करें, x को रख दें z + z∗2। तेजी से कन्वर्ट होगा, तेजी से। y को आप रख दीजिए, y आ जाएगा z - z∗, उल्टा कर दिया इसमें, वैसे करना थोड़ा सा, z - z∗2 आयोटा y हो जाएगा। आयोटा से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा टाइम्स z∗ z/2। y को इससे रिप्लेस कर दें। अगर आप z की वैल्यू x + i/y रख दें, अगर z की वैल्यू x + i/y रख दें तो कट कुटा के y आ जाएगा। और अगर कहीं पर जरूरत पड़े x² + y² को आप रख सकते हैं z∗। ये कन्वर्जन हमको ध्यान रखने चाहिए, इस कन्वर्जन से बड़ा फायदा होता है। आर्गेंड प्लेन से कार्टेशियन प्लेन में आने के लिए, आर्गेंड प्लेन से फॉर्म के प्लेन कर लें, आर्गेंड प्लेन से कार्टेशियन प्लेन में आने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, z को x + i/y रख दें। लेकिन कार्टेशियन प्लेन से आर्गेंड प्लेन में जाने के लिए ये सब्स्टिट्यूट करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0। अब ये लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। अब आपको इसको खट से आर्गेंड प्लेन में लेके जाना है, तो करना कुछ भी नहीं है, x की जगह लिख दो z + z∗2 + 3, y की जगह लिख दो आयोटा × z∗ -z/2 + 4 = 0। रीअरेंज कर लें तो z का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1, यहां से 1 आ रहा है, देखिए 1, और यहां से z का कोफिशिएंट -3/2, -3i/2 प्लस z∗ का कोफिशिएंट यहां से 1 आ रहा है, और यहां से कितना निकल के आ रहा है, z∗ का कोफिशिएंट +3i/2 + 4 = 0। ये बन गई, ये बन गई लाइन की इक्वेशन इन आर्गेंड प्लेन। और यहां से अगर यहां जाना हो तो वापस से z को x + i/y रख के सिंप्लीफाई कर लें। ये बहुत फास्ट वे है इक्वेशंस को खटाखट घुमाने का। आर्गेंड प्लेन से कार्टेशियन प्लेन में आने के लिए हम पहले भी लोकस को इंटरप्रेट करने के लिए हरकत करते रहे हैं, और कार्टेशियन प्लेन से आर्गेंड प्लेन में जाने के लिए ये। अब आप सोचो गुरुजी डिराइव कैसे किया, कुछ भी डिराइव नहीं किया,
z की जगह x प्लस आयोटा y रख दें तो कट कुटा के x ही आ जाएगा। यहां पर भी z की जगह x प्लस आयोटा y रख दें तो कट कुटा के y ही आ जाएगा, और यहां पर भी z की जगह x प्लस आयोटा y रख दें तो ये चीज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाती है। तो ये एक फास्टर कन्वर्जन है, ये बहुत तेज कन्वर्जन है जिससे कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये तो एक जनरल बात हो गई। 9 पॉइंट हो गया कि कार्टेशियन प्लेन और आर्गेंट प्लेन के बीच में कैसे खेलेंगे। कोई भी लाइन अगर आर्गेंट प्लेन में गिवन है तो खट कार्टेशियन प्लेन में गिवन है तो खट आर्गेंट प्लेन में ला सकते हैं, और अगर कोई लाइन आर्गेंट प्लेन में गिवन है तो कार्टेशियन प्लेन में भी ला सकते हैं। चलिए, अच्छा, ये तो 9 पॉइंट हो गया जो कि ऐसे मैंने बता दिया, जनरल एक पॉइंट। 8th पॉइंट पर आ जाए। अब मैं एक लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं आर्गेंट प्लेन में। ये लाइन निकलती है x1 y1 से, यानी x1 प्लस आयोटा y1 से, और x2 y2 से, x2 प्लस आयोटा y2 से। देखिए ध्यान से, मैं समझा देता हूं, थोड़ा समझाऊंगा, आप ज्यादा समझेंगे। 2D के अंदर कार्टेशियन प्लेन में हम जानते हैं इस लाइन की इक्वेशन होगी x1 y1 1 x2 y2 1 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखूं तो कार्टेशियन प्लेन में 2D प्लेन में ये लाइन की इक्वेशन ऐसी निकल के आती है x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन प्लेन। कोई खास बात नहीं है। अब इसके अंदर हम थोड़े मोटे ऑपरेशन लगा देते हैं। ये जो x1 y1 है इसको हम z1 से डिनोट करते हैं और x2 y2 को z2 से डिनोट करते हैं। तो मुझे एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि z1 और z2 से निकलती है। आइए लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं। इसके अंदर मैं ऑपरेशन लगा देता हूं कि कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस आयोटा टाइम्स कॉलम 2। कॉलम 1 में आयोटा टाइम्स कॉलम 2 जोड़ दीजिए तो ये चीज देखो x प्लस आयोटा y1 z हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा, z2 हो जाएगा, ये y1 y2 ऐसा ही पड़ा रहेगा। ये देखिए, कॉलम 1 में आयोटा टाइम्स कॉलम 2 जोड़ा तो x प्लस आयोटा y, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। इसके अंदर जो y दिख रहा है आप लोग तो पहले ही जानते हैं। आप लोगों को मैं क्या सिखाऊंगा, y की वैल्यू आयोटा z कॉन्जुगेट माइनस z बाई 2, y1 की वैल्यू आयोटा z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 बाई 2, y2 की वैल्यू आयोटा z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 त्रुटिपूर्ण हरकत बाई 2, 1 1 1 इक्वल टू 0। कॉलम 2 से आयोटा बाई 2 बाहर निकाल लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। कॉलम 2 से आयोटा बाई 2 बाहर निकाल लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे करने से क्या बन जाता है, यहां लिख देता हूं, पन्ना बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बन जाएगा z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट माइनस z2, 1 1 1 इक्वल टू 0। कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, और एक बेहतरीन इक्वेशन आती हुई z कॉन्जुगेट 1 z1 कॉन्जुगेट 1 z2 कॉन्जुगेट 1 इक्वल टू 0। याद होना चाहिए ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो z1 और z2 से निकलती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन आर्गेंट प्लेन which passes through two complex numbers whose coordinates are z1 and z2। अभी और एक्सप्लोर करने वाले हैं इसके बारे में। पहले आप इस फॉर्म को कॉपी कर लें, फिर हम आगे एक्सप्लोर करें। कॉपी करिए।